हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि पिछला वीडियो जो हमने बनाया था, हाउ टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, वो आपको पसंद आया होगा। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, उसमें हमने जिक्र भी किया था एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। आपने नाम सुना होगा, उम्मीद करते हैं कि आपने सुना होगा, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में उसको बजट के नाम से जाना जाता है। वो फ्रांसीसी वर्ड बूजट से बना है, जिसको पैसे की थैली के नाम से हम लोग जानते हैं। और वैसे सिंबॉलिकली देखें तो जिस बैग में बजट पेश किया जाता है, एक लाल कलर का वो होता है, जो सिंबलाइज करता है कि वो लाल कलर के किसी कपड़े में पैसे को बांध करके रखा जाता है, थैली में बांध करके रखा जाता है। उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। आप जानते हैं, इसका थोड़ा सा हमने हिंट दिया था पिछले वीडियो में कि इसकी एक प्रॉपर संवैधानिक व्यवस्था है। आपके भारत के संविधान के चैप्टर 2 में, जिसमें पार्लियामेंट की बात करी गई है, पार्लियामेंट की व्याख्या है कि पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट किन दो हाउसेज को मिलकर और प्रेसिडेंट को मिला करके बनता है, उसी के भारतीय संविधान के चैप्टर 2 के अनुच्छेद 112 में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात कही गई है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बजट जो होता है, उस बजट की अहमियत तो हमने डिस्कस करी थी कि इंडिया के पॉलिटिकल इकोनॉमी को अगर समझना है तो आपको बजट को, और इससे पहले एक डॉक्यूमेंट पेश होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जिसको हम लोग एनुअल इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। जिसे फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा ही तैयार किया जाता है। मेन रोल होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का, और वो तैयार करते हैं, और जो फिनांस मिनिस्टर होते हैं या होती हैं, वो उसे भारतीय पार्लियामेंट में टेबल करती हैं, रखती हैं। और इस साल भी 22 जुलाई को एनुअल इकोनॉमिक सर्वे रखा गया, और उसके अगले दिन 23 जुलाई 2024 को भारत का यूनियन बजट पेश किया गया माननीय फिनांस मिनिस्टर के द्वारा। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो बजट होता है, इसका क्या संवैधानिक व्यवस्था है। अपार्ट फ्रॉम ये कि इसका इस डॉक्यूमेंट का बहुत बड़ा रोल है इंडियन इकोनॉमी को समझने में, यहाँ के पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने में। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको पॉलिटिकल क्लास डिसाइड करता है, पॉलिसी बनाता है। और इस बजट को भी प्रिपेयर करने में ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, फिनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, बट फाइनल पॉलिसी स्टैंड और डायरेक्शन is being taken by the political class, politicians who are the minister in Indian cabinet और यूनियन कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर्स हैं, वो मिल करके इस डिसीजन को लेते हैं। ओवरऑल पॉलिसी डायरेक्शन, पॉलिसी कि क्या पॉलिसी होगा देश की समस्याओं को, देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, क्या पॉलिसी होगा यहाँ के लोगों का इनकम बढ़ाने का, ग्रोथ बढ़ाने का, पॉवर्टी खत्म करने का, एडुकेशन बढ़ाने का। तो ये ओवरऑल एक पॉलिटिकल क्लास है जो इस डिसीजन को लेता है। मतलब इकोनॉमी को हैंडल कैसे करना है, प्रोडक्शन कितना करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है, कंजम्पशन कितना करना है, ये उसी के डिसीजन से होने वाले हैं। इकोनॉमी में क्या कैसे चीज़ें घटित होंगी, ये सारा पॉलिटिकल क्लास डिसीजन लेता है, और उसको वह यूनियन बजट के रूप में पेश करता है इंडियन पार्लियामेंट में। उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके और हमारे ऊपर होता है, लोगों के ऊपर होता है। किसका कितना इनकम बढ़ेगा घटेगा, कितना टैक्स लगेगा, कितना टैक्स नहीं लगेगा, किसको टैक्स में छूट दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, उसकी पॉलिसी क्या होगी। कोई क्षेत्र अगर पीछे रह गया विकसित होने में या उसका विकास होने में, उसके लिए क्या अलोकेशंस होंगे, पॉलिटिकल कंसिडरेशन क्या होंगे, सरकार भी बचाना और लोगों को इकोनॉमिक वेलफेयर भी सुनिश्चित करना। इन सारी चीज़ों का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने का जो माध्यम है,
वो यूनियन बजट से होकर के आता है। और इसीलिए हमने कहा कि इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने के लिए यूनियन बजट जो है, जिसको हम एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट जो है, इसको समझना अति आवश्यक है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तय करता है कि रियल में पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पैसा जाता है। और अगर पैसा आ रहा है, जो सरकार को आय हो रही है और जो व्यय हो रही है, उसमें अगर कोई गैप है तो उस गैप को हम पूरा कैसे करेंगे। और उसको आप जानते हैं, दिखाया ये जाता है कि वो जनता का के ऊपर ऋण है। डेट जो होता है, पब्लिक डेट कहा जाता है उसको, क्योंकि वो आपके और हमारे टैक्स से ही भरा जाएगा। अगर मान लीजिए सरकार लोन ले करके कोई काम कर रही है, विकास का काम कर रही है, तो आपके ऊपर टैक्स वसूल करके, टैक्स लगा करके उसकी भरपाई की जाती है, जिसको आप फिस्कल डिफिसिट के नाम से जानते हैं, राजकोषीय घाटा के नाम से आप जानते हैं। आपको पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति क्या होती है। तो राजकोषीय नीति को इसी बजट के माध्यम से लागू किया जाता है। राजकोष जो आपके यूनियन का फंड है, उसका जो इनकम है, वो राजकोष जो है, उस राजकोष में आय और व्यय दोनों शामिल होता है। तो आय कहाँ से सरकार को हो रही है और व्यय कहाँ हो रही है, और आय और व्यय में कितना अंतर है, आय और व्यय में कितना अंतर है, रेवेन्यू में और एक्सपेंडिचर में कितना अंतर है, जिसको हम लोग रेवेन्यू फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये आपको समझना होगा कि यूनियन बजट क्यों इम्पोर्टेंट है। हम उसके टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं फिनेंस मिनिस्टर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से। देयर इज नो नीड टू डिस्कस नीटी ग्रिटी ऑफ द यूनियन बजट। रादर यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इन फंक्शनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये आपको ओवरऑल समझना है कि भारत सरकार को ये पावर कहाँ से आता है। तो पावर संविधान देता है। और आपको मैं थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहूँगा कि सब हेडिंग है संविधान का, प्रोसीजर इन फिनेंशियल मैटर्स। उसी सब हेडिंग के अंतर्गत आर्टिकल 112 है, जो कहता है, उसका जो हेडिंग है एक आर्टिकल 112 का, वो है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फिनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर इन दिस पार्ट रेफर्ड टू एज एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। आप समझिए इस बात को कि प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि एवरी फिनेंशियल ईयर जो होता है, जैसे अभी जो पेश हुआ बजट तो 24-25 का हुआ, तो 24-25 का जो बजट है, फिनेंशियल ईयर है, उसके रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट जो है ये सुनिश्चित करेगा कि दोनों पार्लियामेंट हाउसेज के सामने अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो भारत सरकार का उस फिनेंशियल ईयर का जो रिसीट्स होगा, मतलब उसकी जो आय होगी और जो व्यय होगा, उसका एस्टिमेट, उसका अनुमान, ध्यान रखिएगा क्या हम बोल रहे हैं, उसका एस्टिमेट्स, रिसीट्स का एंड एक्सपेंडिचर का हर फिनेंशियल ईयर में प्रेसिडेंट के द्वारा दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखवाया जाएगा। ठीक है, और उसी को हम लोग कहते हैं, और इन दिस पार्ट रेफर टू एज एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो रेवेन्यू जो रिसीट्स होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और जो एक्सपेंडिचर होगा, जो खर्च होगा, और जो आय होगा, या ऐसे कहें कि आय और व्यय का जो लेखा जोखा अनुमान जो होता है, वो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखवाता है। कॉज टू बी लेट, उसको रखवाएगा, उसको रखवाया जाता है, और उसी को हम लोग एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में उसको यूनियन बजट कहते हैं या बजट कहते हैं उस फिनेंशियल ईयर का, जैसे अभी 24-25 का प्रेजेंट हुआ है, और इसको फिनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती हैं। तो आप ये क्लियर कट समझ लीजिए कि उसमें मूलतः बजट
ये पूरे बजट का वो भाग जिसमें आय और व्यय का अनुमान लेखा जोखा दिया गया है, उसी को फिनेंशियल ये एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, और आम भाषा में उसको हम लोग बजट कहते हैं। समझिए इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, और इसी से तय होता है कि कितना सरकार के पास आय है और कितना व्यय का अनुमान है। उसी आधार पर वो खर्चे का ब्यौरा वो करती है कि हमको कहाँ कितना खर्च करना है, कितना किसको एलोकेट करना है। और बाय द वे इसमें अगर गैप है कि हमारा रिसीट इतना है और एक्सपेंडिचर इतना है, तो उस व्यय को पूरा करने के लिए कैसे क्या किन तरीकों से हम पैसा जुटाएंगे, मार्केट से लोन लेंगे कि कहाँ से लोन लेंगे, फिनेंशियल डिफिसिट क्या, ये फिजिकल डिफिसिट क्या होगा, उसके लिए भी एक अलग एक्ट बना है, FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसके लिए। और इसी आर्टिकल के क्लॉज 2 में, ये क्लॉज 1 था जिसमें एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, बजट के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद इसमें बताया गया कि एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इम्बॉडीड इन एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली। तो इस बजट की कंपोनेंट उसका किस तरह से फॉर्मेट बनेगा, ये भी चीजें बताई गई हैं कि जो आप एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट्स दिखा रहे हैं, उस सेपरेट पार्ट में आपको दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। इनका तो वेतन फिक्स है ना उनको तो वेतन देना है, और चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। आप जानते हैं इसको हिंदी में संचित निधि कहते हैं। तो इस क्लॉज 2 में इस बात की व्यवस्था की गई है और कहा गया है कि सम रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड बी द सम रिक्वायर्ड टू मीट द अदर एक्सपेंडिचर प्रोपोज्ड टू बी एंड शैल डिस्टिंग्विश proposed to be made from consolidated fund of India and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure। तो जो ऐसे खर्चे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, चाहे जो जिनका वेतन भत्ता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर पड़ना है, उसका एक अलग सेपरेट एक्सपेंडिचर का सीट बनता है। और जो बाकी व्यय है, जैसे मान लीजिए किसी प्लान को इंट्रोड्यूस करना है, किसी विपरीत परिस्थिति में किसी को हेल्प करने की बात हो, शिक्षा पर खर्च करना है, डिफेंस पर खर्च करना है, नया टैक्स हो करना है, इन सब का जो व्यय का एक अलग एक फॉर्मेट बनता है, एक अलग सीट बनता है, सेपरेट फिर उसका एक कॉलम बनता है, एस्टिमेट्स बनता है कि हमको कहाँ कितना खर्च करना है। क्योंकि ध्यान दीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्ट्स हैं, जिनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी भत्ता जाना है, उसको लोकसभा के सामने चाहे पार्लियामेंट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं होती, वोटिंग करने के लिए उसे पेश करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप जानते हैं कि जो बाकी खर्चे हैं, इन संवैधानिक जो पद हैं, पोस्ट्स हैं, उनके लिए जो सैलरी भत्ता की व्यवस्था है, अलाउंस की व्यवस्था है, उसके अलावे जो खर्च हैं उसके लिए एक नया बिल होता है जिसको हम लोग अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। विनियोग विधेयक इसको बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल। क्योंकि उन सारे खर्चे के लिए आपको लोकसभा से या पार्लियामेंट से आपको परमिशन लेना पड़ता है। जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे तब तक आप एक पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो इसकी इसमें व्यवस्था बताई गई है। इसमें आर्टिकल 113 है, उसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। So much of the estimates as relates to expenditure charged on consolidated fund of India shall not be submitted to vote of the parliament, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either house of parliament of any of those estimates। ये ध्यान दीजिए कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा जाना है उसको वोट के लिए नहीं रखा जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि डिस्कशन पर कोई रोक नहीं है, डिस्कशन पर कोई रोक नहीं है। फिर कहता है ये
कि सो मच ऑफ द सेड एस्टिमेट्स एज रिलेट टू अदर एक्सपेंडिचर। तो वैसे एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ऑलरेडी उसको चार्ज किया गया, उस पर वोट तो नहीं होगा, डिस्कशन हो सकता है, लेकिन बाकी एक्सपेंडिचर जो होना है उसके लिए शैल बी सबमिटेड इन फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो बाकी जो व्यय होता है ना इन संचित फंड पर जो चार्ज किया गया है एक्सपेंडिचर, उसके अलावे जो व्यय करने हैं भारत सरकार को, उसको मांगने के लिए पार्लियामेंट के अंदर उसे, या हाउस ऑफ द पीपुल जो होता है, जो लोकसभा जिसको हम कहते हैं, लोअर हाउस जो कहते हैं, उसके सामने उसको फॉर्म ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में पेश करना पड़ता है। फॉर्म ऑफ ग्रांट्स फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब वो कह रहा है व्यक्ति या जो फिनेंस मिनिस्टर है कि भाई हाउस ऑफ पीपुल जो लोकसभा है वो हमको परमिशन दे, ग्रांट दे ये पैसे खर्च करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और जब सबमिटेड इन फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स जब हाउस ऑफ पीपुल को वो करता है तो उसके पास ये पावर है। तो यहाँ पर मेजोरिटी की बात आ जाती है कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एसेंट दे रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है एंड हाउस ऑफ पीपुल शैल हैव पावर टू एसेंट और रिफ्यूज टू एसेंट टू एनी डिमांड और टू एसेंट टू एनी डिमांड सब्जेक्ट टू रिडक्शन ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन। और दूसरी बात और कही गई है जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लॉज 3 में, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका रिकमेंडेशन कौन देता है? द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट देता है। और जब ये ग्रांट का एसेंट दे देता है लोअर हाउस, लोकसभा, तब जो है सरकार क्या करती है, उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 114 में दी गई है। अप्रोप्रिएशन बिल सरकार लाती है, इसको बताया गया है as soon as maybe after grant under article 113 has been made by House of People, there shall be introduced a bill to provide for appropriation out of consolidated fund of India of all monies required to meet the grant so made by House of People, the expenditure charged on consolidated fund on India। तो आप देखिए कि सबसे पहले जो बजट पेश किया गया, तो बजट पेश करने के बाद सरकार के द्वारा फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स रखा जाता है लोकसभा के सामने। जब लोकसभा उसकी मंजूरी दे देती है तब अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। और बिल आप जानते हैं विधेयक बाद में कानून बनता है। तो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल आएगा, इस बिल के द्वारा ही फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। और जब पार्लियामेंट इसको पास कर देती है तब सरकार को ये पावर मिलता है कि वो जिन पैसों को उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करना है वो खर्च कर सकती है। समझ रहे हैं? ये पूरा प्रोसेस है। जैसे ही बजट पेश किया जाता है, जब बजट पेश हो जाता है उसी समय फिनेंस मिनिस्टर, आप थोड़ा सा भी देखे होंगे प्रोसेस तो आपको ध्यान में होगा, उसी समय फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स फिनेंस मिनिस्टर रख देती है। जब उसका परमिशन मिल जाता है तब अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इतना समझ, बजट पर एक स्पेशल डिस्कशन होता है, अप्रोप्रिएशन बिल पर डिस्कशन होता है, विपक्ष अपना मुद्दा उठाता है, उसमें रिडक्शन की बात करता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन चीज़ों पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। इसके साथ साथ आर्टिकल 115 में सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट की बात की गई है। फिर आर्टिकल 116 में वोट्स ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिलकर आपके बजट को कंप्लीट करती हैं, आपके बजट को कंप्लीट करते हैं। और इस तरह से आपके देश के अंदर भारत सरकार बताती है लोगों को पार्लियामेंट के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से, कि हमको कितना आय होना है, कितना व्यय होना है। और इसमें केवल यही नहीं कि केवल आय और व्यय का ही लेखा जोखा होता है, यह भी बताया जाता है कि हमको कितना इनकम किस सोर्स से आएगा, डायरेक्ट से आएगा, इनडायरेक्ट से आएगा। इनडायरेक्ट में हम कितना गेन कर रहे हैं, डायरेक्ट में कितना गेन कर रहा है। जैसे इस बजट में
नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया, 3 लाख तक आपको 0% इंटरेस्ट देना, पहले 2.5 लाख था। तो भाई जब वो 2.5 लाख से 3 लाख हुआ तो 50,000 का आपके पास एक्स्ट्रा वो हुआ ना, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा ना, उससे आप इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करेंगे, आप खर्चा बढ़ाएंगे तो उससे इकोनॉमी को फायदा होगा। तो कहाँ पर इनकम लगाना है, कहाँ बढ़ाना है, कहाँ कितना खर्च करना है, ये सब सरकार के डिस्क्रिप्शन में होता है। जो अदर एक्सपेंडिचर की हमने बात करी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उन लोगों का जो एक खर्चा है जिनको आपको वेतन देना है, सारी चीज़ें देनी है, वो खर्चा अलग है, वो तो जाना ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है वो जाना ही है। लेकिन उसके बाद जो अदर एक्सपेंडिचर है उस पर सरकार प्रोविजन करती है, सरकार डिमांड करती है कि हमको इस क्षेत्र पर इतना खर्च करना। और जानते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसकी मेजोरिटी है उसी का वहाँ डंडा चलता है, तो इजीली चीज़ें पास हो जाती हैं। लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर्स को, अपोजिशन को ये हक है, उनको राइट है कि उसमें कटौती का प्रस्ताव देते हैं कि यहाँ पर बजट इस मद में ज़्यादा है, इस मद में कम है, यहाँ टैक्स ज़्यादा लग रहा है, यहाँ घट रहा है। और ध्यान दीजिए कि जब तक ये पार्लियामेंट में पास नहीं होता है, परमिशन नहीं मिल जाता, अप्रोप्रिएशन बिल नहीं पास होता है, तब तक भारत सरकार को कुछ भी खर्चा करने का अधिकार नहीं है। तो हम इसके पूरे निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। बस हम ये बताना चाहते हैं कि इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और क्या सरकार का रोल है, या कह सकते हैं कि जो भारत सरकार है वो किस तरह से इसको फ्रेम करती है, क्योंकि उसकी अपनी पॉलिसी होती है। जो 9 पिलर्स दिए गए हैं इस बार के यूनियन बजट में, उसमें एक आप लास्ट में देखेंगे कि पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात की गई है। उसको समझना बहुत जरूरी है कि वो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है क्या है, किस तरह से बजट को किस आइडियोलॉजिकल या कहे कि इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फ्रेम में दिया जा रहा है, आने वाले समय में कहाँ कितना खर्च किया जाएगा, वो आने वाले समय में आपके ऊपर प्रभाव के रूप में दिखेगा। एडुकेशन पर अगर ज़्यादा नहीं खर्च होगा, किसी शैक्षणिक संस्थान का कटौती होगा बजट में, तो भाई लोगों के शिक्षा के अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स में कटौती नहीं होगी तो डिमांड पर प्रभाव पड़ेगा। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपकी रोड की क्वालिटी बदतर होगी। समझ रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी पर खर्चा नहीं होगा तो आप जो एयर पोल्यूशन दिल्ली में देख रहे हैं, बाकी जगहों पर देख रहे हैं, और बढ़ता जाएगा। तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ओवरऑल उस ब्रॉड फ्रेमवर्क में देखने की कोशिश करिए कि सरकार किस तरफ आपको लेके जा रही है, किनके फेवर में लेके जा रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना खर्च कर रही है या नहीं कर रही है। इस कंटेक्स्ट में आपको बजट को समझना है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ पाए होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको बजट को एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में चाहे हिस्टोरिकल कन्वेंशन के माध्यम से इसको हम बजट के नाम से जानते हैं। बजट का मतलब पैसे की थैली होती है, कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सरकार के हाथ में होता है कि कहाँ किसके लिए कितना खर्च कर रही है, नहीं कर रही। लेकिन जानने का हक, जानने का अधिकार यहाँ के लोगों का है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम सॉवरेन हैं, हमको जानने का अधिकार है। और यहाँ की पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है इन चीज़ों के माध्यम से, बजट के माध्यम से, इन प्रोविजंस के माध्यम से, ये समझने और जानने की ज़रूरत है। तब जाकर के एक मुकम्मल डेमोक्रेसी का निर्माण हो पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।